हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आपको भी लंबी कहानियाँ सुनना पसंद हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई भी घटना घटी हो जो कि आप मुझे सेंड करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके आप अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हो। तो ईयरफोन्स लगा लीजिए और आंखें बंद करके मेरी स्टोरीज को इमेजिन कीजिए, आपको मज़ा आएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल की है। मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ। ये घटना मेरे साथ पिछले साल दिसंबर 31, 2019 में घटी थी। 2020 के आने के स्वागत में यानी न्यू ईयर की पार्टी करने के लिए मैं और मेरे 4 दोस्त नेहा, अखिल, राम और मीरा कुछ अलग करने के चक्कर में जंगल में जाके पार्टी करने का प्लान बनाया। हमारे दूसरे दिन की छुट्टी थी तो हम लोगों ने शाम में ऑफिस ख़त्म करने के बाद बहुत सारी बियर और शराब के बोतलें ली। खाने के लिए फ़िश फ्राई और चिकन भी बनवाया और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स लेके सिटी से तकरीबन 100 या 150 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल जैसे इलाके में जाने का प्लान था। मीरा को यह प्लान पसंद नहीं आया, पर उसके बॉयफ्रेंड राम की वजह से उसको हमारे साथ आना पड़ा। हम लोग रात के 10 बजे के आसपास उस जंगल में पहुंचे। नेहा को बहुत डर लग रहा था, पर हमने उसको अच्छे से समझा के चुप करा दिया। रात के 11 बजे होंगे कि हम लोगों ने पार्टी करना शुरू कर दिया। अखिल ने हद से ज़्यादा पी रखी थी। पीते पीते रात के 2 बज गए थे। हम लोग बहुत खुश थे कि हमने बहुत इंजॉय किया। अखिल थोड़ी दूर उल्टी करने चला गया। बहुत देर हो गई थी और अखिल अभी तक वापस नहीं आया था। तो नेहा ने हमसे बोला, यार अखिल अब तक वापस नहीं आया, मुझे बहुत डर लग रहा है। सच बोलूँ तो अखिल के जाने के बाद से माहौल जैसे शांत हो गया था। सिर्फ कीड़ों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने बोला, यार तुम सब लोग डरपोक हो। वैसे मैंने शराब पी रखी थी, पर मुझे ज़्यादा चढ़ी नहीं थी। मैं पूरे होशो हवास में बात कर रहा था। मैंने बोला, मैं देखकर आता हूँ अखिल को। मैं अखिल को ढूंढने चला गया, पर जब मैं झाड़ियों में पहुंचा तो अखिल वहाँ नहीं था। मैं उसे ढूंढते ढूंढते बहुत आगे निकल गया था। वैसे अंधेरा भी बहुत था। थोड़ा आगे जाने पर अखिल मुझे कुछ आगे मेरी तरफ पीठ दिखाई दिया। मैंने चैन की सांस ली क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैंने उसको 2 बार बुलाया, अखिल भाई वहाँ क्या कर रहे हो? सब तुझे ढूंढ रहे हैं। सब लोगों को तेरी चिंता हो रही है। पर वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। मैंने सोचा कि मैं उसके पास जाता हूँ और पास जाके बुलाता हूँ। पर जब मैं उसके पास गया और उसके पीठ पे हाथ रखा तो उसका चेहरा देख के मैं डर गया। उसका चेहरा जल गया था। वो अखिल नहीं था, वो एक भूत था। उसने एक ज़ोर की चीख मारी और मेरे गले पे काट दिया। मैं दर्द से चिल्ला रहा था, पर शायद मेरी आवाज़ सुनने के लिए वहाँ कोई भी नहीं था। मैं उस भूत से बचने के लिए भागने लगा। भागते भागते मैं नीचे गिर गया और मैं बेहोश हो गया। और जब मुझे होश आया तो मैं जैसे तैसे करके अपने दोस्तों तक भाग के आया। पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे दोस्त वहाँ पर नहीं थे। वहाँ ना गाड़ी थी ना कैंप फायर थी। मैं फिर से
बेहोश हो गया और जब मेरी आँख खुली तो मैं वहीं पड़ा हुआ था जहाँ मुझे उस भूत ने मारा था। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने ज़्यादा पी नहीं थी और मैं नशे में तो बिल्कुल नहीं था। मैंने अखिल को यहाँ वहाँ ढूंढा। कुछ आगे जाने पर मुझे अखिल पड़ा हुआ मिला। अखिल को मैंने उठाने की कोशिश की पर वो नहीं उठ रहा था। जब मैंने उसकी सांसें चेक की तो उसकी सांसें नहीं चल रही थी। मेरे जैसे होश उड़ गए थे। मैंने उसको जगाने के लिए उसके मुंह पे पानी लाके छिड़का पर कुछ असर नहीं हुआ। मैं अब डर गया था और ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि अखिल अब कभी भी नहीं उठेगा। अखिल की मौत हो गई थी। मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और मेरे दूसरे दोस्तों को ढूंढ रहा था, पर मेरे दोस्त मुझे कहीं नहीं मिले। सारी रात ढूंढ के मैं एक जगह नीचे गिर गया और पता नहीं मेरी आंख लग गई। दूसरे दिन सुबह जब मैं उठा तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे बाकी दोस्तों को किसी ने मारा था और नेहा का पैर टूट गया था। अखिल की मौत की खबर सच्ची थी। मैं सपना नहीं देख रहा था। पता नहीं हमारे साथ उस रात को क्या हुआ। राम और मीरा दोनों को कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ हम तीनों को ही मार लगा था। थोड़े दिनों के बाद हम लोग जब डिस्चार्ज हुए तो हम लोगों ने गुरुजी के पास जाने का निर्णय लिया। जब हम एक गुरुजी के पास गए तो उन्होंने हमें देखते ही समझ लिया। उन्होंने कहा कि राम और मीरा के गले में भगवान का लॉकेट था, इसलिए उस दुष्ट आत्मा उनको कुछ नहीं कर पाई और अखिल वहाँ जाकर उल्टी कर दिया था जहाँ उस आत्मा का डेरा था। उस आत्मा को गुस्सा आया और उसने अखिल को वही मार डाला था। जब तुमने उसको ढूंढने की कोशिश की तो उस आत्मा ने अखिल का चेहरा लेकर तुम्हें उसके पास बुलाया और तुम पर भी वार कर दिया। तुम किस्मत वाले हो कि तुम बच गए और ये दोनों भी, वरना तुम लोग मारे जाते। हम लोग उस दिन के बाद से पार्टी करने कहीं नहीं गए। सच बोलूँ तो उस दिन के बाद से हम लोग सिर्फ ऑफिस में जाते थे और वहाँ से अपने अपने घर। हमारी ज़िंदगी उस दिन से बदल गई थी। मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड अखिल को खो दिया। इसका दुख मुझे सारी ज़िंदगी भर सताएगा कि मेरी वजह से ये सब हुआ। और मैं हैदराबाद के पास विकाराबाद नाम के एरिया का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे और मेरे दोस्त राहुल के साथ घटी थी। ये घटना जनवरी 2014 में हमारे साथ घटी थी। वो संक्रांति का दिन था। राहुल की और मेरी अच्छी जमती थी। हर त्योहार में वो मुझे अपने घर बुलाता था और मैं उसे अपने घर। तो उस दिन हम लोग पतंग उड़ाने के लिए हमारे गांव से थोड़ी दूर एक खाली जगह पे आए। वहाँ सिर्फ घास ही घास थी। वो एक खुला मैदान था। हम लोग तकरीबन सुबह के 10 बजे वहाँ चले गए। हमारे साथ साथ दूसरे कुछ लड़के हमारे साथ पतंग उड़ाने आए थे। उस दिन हम लोगों ने खूब मज़े किए। हम लोग हमारे साथ कुछ खाना भी लेके आए थे। हम लोगों ने खाना खाया और फिर से पतंग उड़ाने लगे। पतंग उड़ाते उड़ाते शाम के तकरीबन 4:30 या फिर 5 बज गए थे। जो भी लोग हमारे साथ आए थे वो लोग अपने अपने घर चले गए थे। मुझे और राहुल को
पतंग उड़ाने का बहुत शौक था और ऊपर आसमान में भी 10-12 पतंगे उड़ रही थी। हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना ये पतंगे काट कर घर जाएंगे। तकरीबन अब रात के 6:30 या फिर 7 बज गए थे और सूरज भी डूब गया था। हम लोग थक गए थे। हमने सोचा क्यों ना घर चले जाए। राहुल बोला कि यार बहुत देर हो चुकी है, मुझे लगता है कि अब हमें घर चले जाना चाहिए वरना घर वाले डांटेंगे। मैंने भी बोला हाँ भाई तू सच बोल रहा है, अब हमें घर चले जाना चाहिए। हम लोग अपना मांझा और पतंग लेके घर निकलने लगे। वो एरिया थोड़ा डरावने जैसा था। रास्ते में पता नहीं क्यों मुझे अलग ही लग रहा था। थोड़े आगे जाते ही रोड के किनारे पे मेरे दोस्त राहुल ने और मैंने एक मटकी देखी। मैं वैसे इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा मजाक किया जाए। राहुल बहुत डर गया था क्योंकि उसको शायद पता था कि ये चीज़ क्या है। उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि भाई चल इससे थोड़ा दूर जाते हैं। मैं बोला पागल है क्या तू, इन सब चीज़ों पे तुम क्या विश्वास करते हो, ये सब अंधविश्वास है। मैंने उस मटकी के अंदर देखा तो उस मटकी के अंदर लाल कपड़ा और नींबू मिर्ची रखा हुआ था और उस नींबू में कुछ लाल लाल सिंदूर जैसा था। फिर मैंने उस नींबू को न बाहर निकाला और फेंक दिया और उस मटकी को भी मैंने लात मार दी। सच बोलूँ तो मुझे ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। राहुल तो बहुत ज़ोरों से चिल्ला रहा था और उसके सर से पसीना भी निकल रहा था। पता नहीं वो क्या सोच रहा था। फिर हम लोग घर चले गए। उस दिन रात के तकरीबन 1:30 बजे मुझे एक भयानक सपना आया, जैसे कोई औरत उस मटके के पास खड़ी हो और मुझे मारने मेरे पीछे दौड़ी हो। पता नहीं मैं सिर्फ दौड़ रहा था। जब मेरी आँख खुली तो मैं सच में वहाँ था। मेरे घर वाले ऊपर सोते थे और मैं अकेला ही नीचे सोता था और मुझे नींद में चलने की भी आदत थी। मैंने सोचा कि आज तो मैं मारा जाऊंगा। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा और अपने घर के तरफ भागने लगा, मुझे किसी औरत के हंसने की आवाज़ आई। वो आवाज़ बढ़ते जा रही थी। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू किया, वो औरत की आवाज़ एकदम से गायब हो गई। मैं बचते बचते घर आ गया। ये कहानी भले आपको झूठी लगे, पर इसमें कहा हर एक वर्ड सच्चा है। मैंने जब ये कहानी राहुल के साथ शेयर की तो राहुल भी डर गया था। उसने कहा कि उसको भी ऐसा ही कुछ सपना आया था। फिर वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगा नींद में ही, इसलिए उसका डर कम हो गया। दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अगर हमें किसी भी चीज़ पे विश्वास ना हो तो हमें उस चीज़ का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता वो मजाक हम पे कितना भारी पड़ जाए। मेरा नाम नीरज है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 17 साल की है और ये घटना मेरे साथ इसी साल अप्रैल में घटी थी। हुआ यूँ कि मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई थी और वो यूपी के एक छोटे से गांव में रहती है। हमें परमिशन लेके इमरजेंसी में वहाँ जाना पड़ा। मेरी दादी का घर खेतों में है। हम लोग वहाँ कुछ दिन दादी के लिए रहने गए थे। वहाँ पूरे खेत में सिर्फ 2-3 घर थे, जिसमें एक घर खंडर हो गया था और वो घर मेरी दादी के घर के थोड़े पास ही था। उस घर के पास एक कुआं था जिसे कांटियों से ढककर रखा था।
मेरी दादी मुझे बोला करती थी कि वहाँ मत जाना। पहले तो उनकी बातें मान लेता था, पर इस बार मैंने ये तय किया कि मैं उनसे पूछ लूँगा। पहले तो मना कर रही थी, पर आखिरकार मेरे फोर्स करने से उन्होंने बता दिया। वो बोली कि वहाँ एक औरत रहा करती थी जिसका पति उसे रात में शराब पी के मारा करता था, और उसकी सास रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढ के उसे मारा करती थी, क्योंकि उस औरत के माँ बाप ने उसके ससुराल वालों के लिए दहेज में कुछ भी नहीं दिया था। इन सब से तंग आके उस औरत ने उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी, और न जाने उसके ससुराल वालों की तबीयत उसके मरने के बाद से खराब रहने लगी। उसके बाद वो सब लोग ये घर छोड़ के चले गए। उसके बाद उनका क्या हुआ कुछ भी पता नहीं चला, पर यह कहा जाता है कि हर अमावस की रात को ये औरत जो मर गई थी उसकी आत्मा घूमती रहती है और लोगों को तंग करती है, क्योंकि जब उस पे ये सब जुल्म हो रहा था तो किसी ने भी उसकी मदद नहीं की थी। मेरी दादी अच्छी थी, इसलिए कभी कभी जब उसके ससुराल वाले घर में नहीं होते थे तो उसको जाके खाना देती थी और पैसे भी देती थी। पर फिर भी वो औरत हमारे घर के दूसरे लोगों को दिखती थी। एक रात की बात है, ऐसा होता था कि मैं और मेरे मामा का बेटा हम दोनों एक ही बेड पे सोते थे, पर उनका बेटा गांव में उसके दोस्तों के साथ सोने गया था। मुझे अकेला सोना था। वैसे मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता, पर जब से वो सब सुना था तो डर जैसे मेरे मन में बैठ गया था। पर फिर भी खुद को ये दिलासा दिया कि हमने उस औरत का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो हमें वो कुछ भी नहीं करेगी। मैं खिड़की के पास सोता था, क्योंकि मुझे वही जगह मिलती थी, और एक खिड़की ऐसी थी कि वो कुआं और घर थोड़ी दूरी पर साफ साफ दिखाई देता था। उस दिन रात में सब बातें कर रहे थे। बातें करते करते रात के 11 बज गए थे। हम लोग फिर सोने चले गए। रात के शायद 2 बजे होंगे कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई बुला रहा हो। मैंने सोचा शायद मैं सपना देख रहा हूँ, पर ऐसा नहीं था। मैंने देखा तो सब लोग सो रहे थे। मेरी नज़र वहाँ खिड़की पे गई। खिड़की की तरफ मुझे वहाँ एक औरत दिखाई दी। वो बोली कि ये लो बेटा, चॉकलेट खा लो। वैसे मैं अब बड़ा हो चुका था। मैंने सोचा ये पक्का मेरे मामा का लड़का मुझसे मजाक कर रहा है, क्योंकि उसने बहुत बार मुझसे ऐसा मजाक किया था, और वो औरत जो मुझसे बातें कर रही थी उसका चेहरा ढका हुआ था। मैं दरवाज़ा खोल के बाहर चले गया, पर मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। मैंने सोचा कि मैं सपना देख रहा हूँ। मैं जब अपने घर की ओर जाने लगा तो मुझे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो औरत वही थी। उसने मुझे कुछ किया और मैं वही बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं मेरे बेड पे वही खिड़की के पास सोया हुआ था। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी।
एक तरफ दादी की तबीयत और दूसरी तरफ मेरी तबीयत। मेरे बॉडी पे चोटों के निशान थे। मैंने घर वालों को उस रात के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि क्यों फालतू में घर वालों को परेशान करूं। थोड़ी दिन तो सब कुछ ठीक रहा, पर मेरी तबीयत दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही थी। मेरे घर वालों ने मुझे बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी दिखाया, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। एक रात की बात है, रात के 1:30 बजे मेरी आंखें अचानक से खुल गई। मुझे उस औरत की आवाज़ उसी घर से आ रही थी। मैं बहुत परेशान हो गया था। मैं बाहर निकल गया, पर बहुत दिनों से ठीक से खाया नहीं था, तो मैं चल नहीं पा रहा था। मैं घर के बाहर निकला तो मुझे वही औरत फिर से दिखाई दी। उसने मुझे कुछ किया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं बेड पे था। मेरी मम्मी रो रही थी कि मुझे ऐसा क्या हो गया है, और जब मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि मैं पिछले 4 दिन से बेहोश था। अब हमारे घर में बड़े तांत्रिक को बुलाया गया, पर उसने मुझे बाहर से ही देखा और अंदर आने से मना कर दिया। वो बोले कि मैं अंदर नहीं आऊँगा। वो ये बोलकर चले गए। शाम को वो बाबा दूसरे 2 बाबाओं के साथ आए। उन्होंने फिर सब कुछ बताया। उन्होंने मेरे घर वालों से कहा कि ये औरत इस बच्चे को अगले 2 दिन में उसके साथ लेके जाने वाली है, क्योंकि उस औरत को इस बच्चे में उसका बच्चा दिखता है और वो किसी भी हालत में इसे लेके जाएगी। ये सुन के मेरी मम्मी तो बहुत रो रही थी। बाबा ने कहा कि जल्द से जल्द कुछ करना होगा, इसे सारंगपुर लेके जाना पड़ेगा। हम लोग दूसरे दिन ही वहाँ जाने को निकल गए, पर जब रात हुई तो हमारी गाड़ी एकदम से पंचर हो गई। पता नहीं, पर हमारी गाड़ी ज़ोर ज़ोर से हिल रही थी। मैं वहीं अचानक से बेहोश हो गया। मेरी आँख खुली तो मैं अपने घर में था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। वो बाबा मेरे सामने थे और कुछ मंत्र पढ़ रहे थे, और उनके साथ कोई 2 बाबा नए थे जो शायद सारंगपुर से आए होंगे। उन्होंने मेरा झाड़ फूँक किया। 2-3 घंटे तक मंत्र पढ़ने के बाद अचानक से मेरे मुंह से कुछ काला काला आने लगा। मैंने वॉमिटिंग कर दी। वो औरत अब सबके सामने आ चुकी थी। वो सबको दिख रही थी। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। वो बोली कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं इसको कल लेके जाऊंगी। तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मेरे और मेरे बेटे के बीच मत आना, वरना तुम मारे जाओगे। उन बाबाओं ने मंत्र पढ़ के उस औरत को भगा दिया, पर अचानक मुझे कुछ हुआ और मैं बेहोश हो गया। मेरी आंख हॉस्पिटल में खुली। मम्मी ने कहा कि मैं पिछले 15 दिन से कोमा में था और वो तांत्रिक की वजह से मेरी जान बच गई, और वो औरत अब कभी भी मेरे पीछे नहीं आएगी। बाबा ने
मुझे एक ताइज़ दिया था और कहा था कि मैं उसे पहन लूँ और कभी ना उतारो। तब से मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है। मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा एक बड़ा भाई है, उसका नाम जैद है। मेरे पापा एक किसान हैं। यह घटना मेरे साथ 2019 अक्टूबर में घटी थी। हुआ यूँ कि उस दिन मेरे मम्मी ने मछली पकाई थी। शाम हो चुकी थी पर पापा अभी तक घर नहीं आए थे। खेत में उस दिन कुछ ज़्यादा ही काम था और हमारे खेत लगभग 10 किलोमीटर दूर थे। मम्मी ने कहा कि बेटा जैद, तुम और इरफान मिलके अपने पापा के लिए टिफ़िन ले जाओ और ध्यान से जाना। हम लोग खाना खा के रात के 9 बजे पापा के लिए टिफ़िन लेके खेत की ओर निकल पड़े। हम लोग चलते हुए ही खेत की ओर निकल पड़े क्योंकि पापा साइकिल लेके गए थे। गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं तो रास्ते में भी कोई नहीं था। हम लोग तकरीबन 5 किलोमीटर ही गए होंगे कि रास्ते में एक पेड़ के पास कुछ लाल सिंदूर, चूड़ियाँ और नींबू पड़े हुए दिखाई दिए। मुझे इन सब से डर लगता है पर ज़ैद को इन सब चीज़ों से नफ़रत थी। उसको ये सब पसंद नहीं था। मैंने ज़ैद से कहा कि भाई भाई चलो जल्दी यहाँ से। पर ज़ैद बोला रुक जा इरफान। यह बोल के वो नींबू के पास गया और लात मार के हंसते हुए ये बोला कि ये सब अंधविश्वास कब दूर होगा। वो भूतों के बारे में अनाप शनाप बकने लगा। फिर मैं उसे डरते हुए वहाँ से लेके गया। रात के 10:30 बजे तक हम लोग खेत पहुँचे। पापा खेत में एक पेड़ के नीचे खटिए पर सोए हुए थे। हमने उनको जगाया और खाना खिलाया। पापा ने खाना खाया और बोले कि तुम दोनों अब घर के लिए निकलो, मुझे फसलों की रखवाली करनी है, मैं अब कल सुबह ही आऊँगा। मैंने बोला ठीक है। वो जैसे एकदम से चुप हो गया था और अलग ही हंसी उसके चेहरे पे दिख रही थी। मैं आपको बता दूं कि वो हंसी देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं घर जाने को डर रहा था। मैंने पापा से बोला कि पापा क्या मैं आज रात आपके साथ रहूं? मैं कल चले जाऊंगा। पापा बोले नहीं बेटा, यहाँ मच्छर होंगे, तुम लोग खामोखा बीमार पड़ जाओगे। जैद अचानक बोला। चलो घर, आज तो मज़ा आएगा। वो सुन के मेरे तो पसीने छूट गए पर मैंने अपने आप को शांत किया और सोचा शायद ये मेरे साथ मजाक कर रहा होगा क्योंकि इससे पहले भी वो मेरे साथ ऐसा मजाक कर चुका है। पापा बोले मेरी साइकिल अब लेके जाना और सुबह लेके आना, तुम लोग जल्दी पहुंच जाओगे। मैंने बोला मैं साइकिल चला लूँगा क्योंकि पीछे बैठने से मुझे डर लग रहा था। हम लोग साइकिल लेके घर जाने के लिए निकल गए। हम लोग तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर आगे गए होंगे कि मुझे साइकिल पे ज़्यादा वज़न महसूस हो रहा था और जैसे ज़ैद अपने पैर नीचे ज़मीन पे रखे घसीट रहा था। मैंने पीछे मुड़े भी नहीं बोला कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम? पर कोई जवाब नहीं मिला। सच बोलूँ तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं जैसे ही पीछे मुड़ा मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत जिसके पैर नीचे तक लटक रहे थे और वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। वो देख के मैं ज़ोर से चिल्लाया और साइकिल से
नीचे गिर गया। मैं पागलों की तरह भागने लगा। अपने दिमाग को शांत करके मैं आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। सब कुछ एकदम से शांत हो गया। मैं अब साइकिल को वहीं छोड़ के भागने लगा अपने घर की ओर। भागते भागते मैं पीछे मुड़ के देखने लगा। जैसे ही मैंने पीछे देखा, वो औरत मेरे पीछे भाग रही थी। जैसे तैसे करके मैं गांव के अंदर आ गया। वो औरत अचानक ही गायब हो गई। मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मैंने मम्मी को सब कुछ बता दिया। वो भी बहुत डर गई। मम्मी ने पूछा कि ज़ियाद कहाँ है बेटा, बोलो ज़ियाद कहाँ है। मैं तो मेरे भाई के बारे में ही भूल गया था। मैंने बोला मुझे नहीं पता। मम्मी अब रोने लगी। मुझे भी बहुत डर लग रहा था। मुझे तो ज़ोर का बुखार भी आ गया था। हमने कुछ गांव वालों को जमा किया और खेतों की तरफ जाने लगे। जैसे ही हम सब लोग हमारे खेत में गए तो मेरा भाई ज़ैद मेरे पापा के साथ बैठा हुआ था। वो लोग यही सोच रहे थे कि मैं क्यों चले गया अकेला साइकिल लेके। मैंने उनको मेरे साथ घटी सारी घटना बताई। मेरे भाई ने कहा कि वो तो जब पापा को खाना देने के बाद टॉयलेट के लिए गया, तभी उसको कुछ जानवरों की आवाज़ सुनाई दी, जिसकी वजह से वो फसलों की तरफ निकल गया और जब आके देखा तो तुम निकल चुके थे। पापा और भाई और हम सब मिलके घर आ गए। जो मेरे साथ साइकिल पर बैठकर आया था वो एक चुड़ैल थी। दूसरे दिन मुझे और भाई को मस्जिद लेके गए। वहाँ के मौलाना ने कहा कि यह मेरा काम नहीं है, ये चुड़ैल खतरनाक है, उसको अजमेर के दरगाह में लेके जाना होगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेके जाना, वरना आपके दोनों बच्चे मर जाएंगे। मम्मी और पापा ये सुन के रोने लगे। हम लोग अजमेर के लिए निकल गए, पर बीच रास्ते में हमारी गाड़ी बंद पड़ गई और जैद फिर से पागलों जैसी हरकत करने लगा। वो जंगल में भागे जा रहा था। जैसे तैसे करके उसको रस्सी से बांधकर हम अजमेर के दरगाह तक लेके गए। वहाँ हमारा झाड़ फूँक किया गया, तब जाके हम लोग ठीक हो पाए। बाबा ने कहा कि अब कभी भी उस जगह पे मत जाना, वो एक खतरनाक चुड़ैल थी। अगर यहाँ आने में देरी हो जाती तो तुम्हारी रूह को वो अपने साथ लेके जाती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और कोई ना कोई कमेंट कर दीजिए, जिसकी वजह से मेरे चैनल का इंगेजमेंट बढ़ेगा। अगर आप मुझे अपने आप बीती या फिर किसी अपने के साथ आप बीती को भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके भेज सकते हो। थैंक यू दोस्तों।